आ जाइए यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इस सवाल में बहुत लोग फंसने वाले हैं, ठीक है। क्या बोला है, पूर्ण संख्याएं बोला है। आप लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर 14 तक जितने हैं उनका एवरेज निकाल देंगे, जबकि ऐसा करना नहीं है। 1 से लेकर अगर 14 तक लेंगे तो वो सारे की सारी प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी, यानी नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, जबकि हमें यहाँ पर बोला है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो अगर हम ये कहें कि पहली 3 होल संख्याएं कौन सी होंगी, पहली 3 है ना, तो पहली 3 क्योंकि होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, मतलब पहला जो होल नंबर होगा वो 0 होगा, फिर दूसरा जो होल नंबर होगा वो 1 होगा, तीसरा कितना होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 नहीं होगा, 2 होगा। तो अगर 3 होल नंबर्स हैं तो 2 तक ही जाएगा। 4 होल नंबर्स हैं शुरू के तो 3 तक जाएगा। ऐसे ही अगर 14 होल नंबर्स हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे, सिर्फ 13 तक, है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर ये 13 तक, मतलब ये हो गए हमारे टोटल के टोटल 14 होल नंबर्स। अब इनका क्या करना है, औसत निकालना है। ये सारे के सारे एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पता करेंगे, सबके बीच में जो गैप होगा वो 1-1 का है ना। तो गैप आपका जो सार्वंतर है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो यहाँ पे इक्वल हो गया। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला क्या है, एवरेज निकालने की बात है ना। तो इनका जो एवरेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस एल डिवाइड बाई 2, ठीक है। a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 0 है, प्लस एल का मतलब लास्ट वाला टर्म जो कि यहाँ पर 13 है, और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 13 का आधा यानी कि 6.5, 6.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर 1 से 14 तक लेते तो 1 और 14 15 हो जाता, 15/2 7.5 आ जाता, और 7.5 आपके ऑप्शन में दिया भी है, यही टिक करके आ जाते और गलत हो जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल देखिएगा, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत कितना होगा, यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, आपको अंकित मूल्य दिया है, मार्क्ड प्राइस दिया गया है, क्रय मूल्य भी दे रखा है ना। अब क्रय मूल्य से 30% अधिक है ये, तो क्रय मूल्य काहे नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य दे दिया, मार्क्ड प्राइस दे दिया, सीपी दे दिया, एमपी दे दिया, आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया, बस डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो अगर इन चारों में रिलेशन आपको दिख रहा हो तो एक फॉर्मूला हमने कई बार आपको बताया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्लासेस में, जो लोग ये किए हैं इस टाइप के सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि जो सीपी से एमपी का रेशियो होता है, सीपी अपॉन एमपी, ठीक है। ये सीपी अपॉन एमपी होता है 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को करने के लिए। अब है क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 30% है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10 है ना, 3/10। क्या बोला गया, क्रय मूल्य से, तो जिससे बोला जाए उसकी वैल्यू नीचे रहती है, यानी कि सीपी आपका नीचे है, ठीक है। कौन ज़्यादा है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये जो 517 रुपये है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो क्रय मूल्य हमारा 10 हुआ, 10 से 30% अधिक करेंगे यानी कि 3 अधिक होगा, तो वो क्या होगा, मार्क्ड प्राइस होगा। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो सीपी हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, डिवाइड बाई एमपी कितना होगा, 10 से 3 अधिक यानी कि 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 माइनस डी हमको नहीं पता, यही चीज़ हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई 100 प्लस पी कितना है यहाँ पर 2% का है, तो 100 प्लस 2 करेंगे 102 आ जाएगा। ये हो गया, बस इसको सॉल्व ही तो करना है। ये 102 इधर आएगा तो 1020 हो जाएगा, है ना, 1020 डिवाइड बाई आपका 13 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 100 माइनस डी। इसको डिवाइड करिए तो 13 7 91 है ना, 91, तो बचा फिर 11 मतलब 110 हो गया, तो 13 8 104 है ना, 13 8 104 हो गया। तो फिर कितना बचा यहाँ पर आपका पॉइंट में 6 बचा, है ना भाई, 110 था तो 104 हो गया, 6 बचा 60 हो गया। तो 13 × 5 = 65, मतलब 13 चौके कितना जाएगा, 13 चौके मतलब इतना बार चला जाएगा, 52 हो गया, ठीक है। तो 78.4 आ गया, और इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 100 माइनस डी है, 100 माइनस डी है, तो डी की वैल्यू क्या डायरेक्टली यहाँ से नहीं आ जाएगी, 100 में से इतना घटा दीजिए। तो देखिए 100 में से पहले 78 घटाइए, 100 में से पहले 78 घटाइए तो 22 आ गया। 22 में इतना और जाएगा, 22 में 4 और जाएगा, मतलब 40 और जाएगा, ठीक है, 0.4, तो कितना आ जाएगा 21 दशमलव, यहाँ पर 21.6 के आसपास आ जाएगा। और कहाँ है 21.6 के आसपास, ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर, बहुत बेहतरीन सवाल था ये।
ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। निम्नलिखित का सरलीकृत मान कितना होगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन दिया गया है यहाँ पर। कितना हो जाएगा बताइए। तो ये 13 और 6 आपका 23 हो गया, ठीक है। 23 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 127 और 93 ये अलग अलग हैं, है ना। तो 7 और 3 10 का मतलब हो गया 0 यहाँ पर। फिर इसके बाद 12 और 9 ये हो जाएगा 21, 21 और 1 यहाँ पर 22, ठीक है। तो ये हो गया आपका 220। इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इसकी वैल्यू कितनी है, 23 है ना। 23 का गुणा 7 में करिए, 7 3 21, 1 हो गया, बचा 2, 7 दूना 14 और 2 यहाँ पर 16 हो गया। तो 261, 220 में से 161 अगर घटा दें तो पहले 160 घटाइए, ठीक है। 160 अगर घटा दें हम लोग तो मतलब 22 में 16 घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो 60 बचेगा और 60 में एक और घटा देंगे क्योंकि 161 घटाना था हमें, तो यहाँ पर सीधे सीधे 59 आ जाएगा। तो इसकी जो आंसर करेक्ट होगी उस 59 ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इस सवाल में क्या दिया है, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला है। आप ये बताइए कि जो इनकम होता है वो 2 चीज़ों में बट जाता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो एक्सपेंस यानी कि जो खर्च हुआ और प्लस दूसरा यहाँ पर सेविंग, ठीक है। 2 चीज़ों में, है ना। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग यानी बचत, ये होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर इनकम को 100% माने तो उसमें से 45% तो उसने खर्च कर दिया, बचाया कितना, 100 माइनस 45 करेंगे तो बचा उसका 55%। तो 55% यहाँ पर दोस्तों बच रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में कितना बच रहा है यहाँ पर 66,000। तो 55% की वैल्यू यहाँ पर 66,000 के बराबर हो गई। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर उसकी इनकम यानी 100% चाहिए। इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ बचेगा आपका 5%, 11 से डिवाइड करेंगे तो, और ये हो जाएगा 11 छक्के 66, ठीक है। तो मतलब 6,000 आ गया। अब हमें इसको 100% बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 20 से, है ना। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। जब 20 से यहाँ गुणा किए हैं तो इधर भी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 छक्के 120, है ना। तो हो जाएगा 120 और यहाँ पर 3 ठो 0, मतलब 1,20,000। 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आसानी से बन जाएगा। पूरा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, ठीक है। पूरा एक्सपेंड करने लगेंगे तो समय लगेगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर ये करें कि भाई इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आप सिर्फ इतना देखिए कि a स्क्वायर कितना आएगा, यानी 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 और x के स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर है तो 5x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारे पास 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y, यानी a माइनस बी, a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। a का मतलब क्या हुआ, 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहीं से आपको पता चल गया कि देखिए 4x स्क्वायर 25 और ये 4, तो तीनों मिलाकर x स्क्वायर में कितने आ गए, 25 और 8 33x स्क्वायर। तो 33x स्क्वायर यहाँ पर शुरू में ही आपका मिलेगा, बाकी और आगे जो आएगा वो आएगा। 33x स्क्वायर कहाँ है, प्लस का 33x स्क्वायर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी सब यहाँ 34 है, यहाँ माइनस 33 है, यहाँ माइनस 34 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है। पूरा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, पूरा करने लगेंगे तो समय भी फालतू का लगेगा। ये सवाल भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 2 संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे से 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण कितना होगा। संपूरक दिया है यानी सप्लीमेंट्री। 2 तरह के कोण होते हैं, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, यानी 2 ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो जाए तो वो आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिन 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ पर छोटा कोण, यहाँ पर मान लीजिए कि x है तो बड़ा कोण कितना होगा, छोटे से 28 अधिक यानी x से कितना हो जाएगा, 28 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि दोनों संपूरक कोणों का सम कितना होता है, 180। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू 28 घटा दीजिए। 28 अगर घटाएंगे तो पहले 30 घटाइए, तो 30 घटाएंगे तो 50 पे आ जाएगा, 2 और जोड़ देंगे यानी 52 हो गया, ठीक है। 152, तो 152 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 76, ठीक है। 152/2 76 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर।
इसमें क्या बोला गया है, किसी आंकड़ा यानी डाटा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका मॉड और मीडियन आपको दे रखा है 28.4 और 88 क्रमशः। आंकड़ा का माध्य कितना होगा, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ पे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप सभी जानते हैं कि जो मॉड होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से उस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोड यानी कि बहुलक इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना, 3 मीडियन और माइनस 2 मीन, है ना, 2 मीन, ये होता है आपका फार्मूला। इसी फार्मूले पर रखिए। मॉड हमें निकालना है ना। अच्छा, मॉड तो दिया गया है, मॉड और माध्यिका दिया गया है, तो मॉड कितना है 28.4, ये हो जाएगा आपका 28.4 इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन भी दिया है 88, तो 88 का 3 गुना करिए, 80 का 3 गुना, 8 3 24 240 हो गया, और 8 3 24 यानी कि 240 और 24 264 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 264, 3 इंटू 88 कर देंगे तो माइनस यहाँ पर 2 मीन है, तो ये हो जाएगा 2 मीन, ठीक है। तो यहाँ से मीन की वैल्यू आ जाएगी। पहले 2 से हर जगह डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितना हो जाएगा 14.2, ठीक है, 14.2। और इस मीन को अगर, अच्छा पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 132, है ना, माइनस यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ मीन बचेगा। तो मीन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, यानी माध्य की वैल्यू 132 में से 14.2 घटा देंगे, ठीक है। तो पहले 14 घटाइए, 14 घटाएंगे तो कितने पे आ जाएगा यहाँ पर, या फिर ऐसे ही कर लीजिए ना, देखिए 132 माइनस यहाँ पर 14.2, तो पॉइंट का यहाँ पर तो पहले 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 2 गया 8, एक ही जगह है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए क्या दिया है इसमें, ये आपके पास डाटा दिया गया है, इनका मीडियन निकालना है यानी माध्यिका। माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका हमने आपको क्या बताया था, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़े वैल्यू को काटते जाइए एक एक करके। सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटा 11 दिख रहा है। अब इसके साथ सबसे छोटे के साथ सबसे बड़े को भी काटिए, है ना। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ 83 है, यहाँ 84, तो 84 सबसे बड़ा हो जाए, कट गया। फिर इसके बाद अब सबसे छोटा देखिए, तो 11 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 18 है, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पर, 18 के साथ सबसे बड़ा 83 कट जाएगा। फिर अब सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, तो सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा 27, है ना। तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर 81, ठीक है। फिर सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको 30, है ना। तो 30 के साथ सबसे बड़ा कौन कट जाएगा, 76 कट जाएगा। अब सबसे छोटा कौन है, बचे 3 ही हैं, 52, 34 और 35, तो सबसे छोटा 34, सबसे बड़ा यहाँ पर 52। बचा कितना, सिर्फ एक ठो बचा है। तो जब एक ठो बचे, एक बचे यहाँ पर काटते काटते, तो वही आपका मीडियन होता है, यानी 35 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर 2 बच जाते, मान लीजिए कि डाटा की जो संख्या होती इवन नंबर में होती, 10 संख्याएं होती, 12 संख्याएं होती, या फिर 16 संख्याएं होती, तो ऐसे केस में 2 ठो बचता बीच लास्ट में। तो जब 2 ठो बचता लास्ट में, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते तो हमारा मीडियन आ जाता। अगर एक ठो बचा है सिर्फ, तो वही हमारा मीडियन होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, 9वां सवाल, ये बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है, एक डीलर जो है 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 हेयर ड्रायर बेचता है यहाँ पर, है ना। मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो 63,000 रुपये है। एक पर उसे 5% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 30% का लॉस हो जाता है। पूरे लेन देन में उनका हानि प्रतिशत कितना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर पहले के बारे में देखा जाए तो पहले का CP और SP कितना होगा, है ना। तो 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 1/20, है ना, 1/20। तो पहले का CP हो गया 20 और SP कितना बनेगा, क्योंकि लाभ ले रहा है तो 20 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, यानी कि 21 हो गया यहाँ पर। ध्यान से देखते जाइएगा, CP और SP देख रहे हैं। फिर यहाँ पर दूसरे का देखिए, दूसरे पर हानि हो रहा है। हानि का मतलब 30% यानी 3/10, मतलब 10 पर 3 का लॉस हो रहा है। तो 10 का सामान था, 3 का लॉस होगा, तो 10 - 3 यानी कि 7 में बेचेगा, है ना। तो पहले को 20 में बेचा, फिर यहाँ पर 20 का खरीदा, 21 में बेचा पहले को, दूसरे को 10 में खरीदा, 7 में बेचा। कह रहा है इसमें दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर करिए यहाँ पर, ये सभी रेशियो में है यहाँ पर, है ना। तो इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 21 है, इसको भी 21 बना लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना। मतलब 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 21 हो गया, ये आपका 30 हो गया, तो 21 दोनों जगह हो गया। अब देखिए टोटल आपको CP और SP देखना है दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 21 और 21 यानी 42 दोनों का। यहाँ कितना होगा आपका 20 और ये 30, है ना। तो 20 और 30 यहाँ पर 50 हो गया। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 50, दोनों का सेलिंग प्राइस कुल मिलाकर 42 हो गया। लॉस हो रहा है कितने का, यहाँ पर 8 का लॉस हुआ कि नहीं, देखिए 8 का लॉस होना, 50 में खरीदा, 42 में बेचा, 8 का लॉस, डिवाइड बाई
CP पर, CP आपका कितना है 50 है, तो 8/50 और 8/50 को अगर देखा जाए परसेंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 से ये 2 बार में कट जाएगा और 8 दूना यहाँ पर 16%। 16% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 16% इज़ द राइट आंसर। इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। 10वां सवाल यहाँ पर देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको करने के एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। बेसिक्स लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। क्या कह रहा है, जब 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, या फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि x घटाया जाता है, इस टाइप के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन में होती हैं। यदि ये चीज़ दिया है तो y ग्रेटर देन जहाँ पे 0 है, y का मान कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर इस पूरे को सॉल्व करना है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x कहाँ है, x जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक संख्या में जब x जोड़ा जा रहा है तो हमको संख्याएं समानुपात में मिल जा रही हैं। ठीक है, तो आपको लगाने का तरीका यहाँ पर बस सीखना है, क्योंकि बेसिक से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 30 में भी x जोड़ेंगे, 15 में भी x, 21 + x, 11 + x, सबको जोड़ दिए। फिर 30 + x बटे 15 + x, है ना, दोनों को बटे कर देंगे, इज इक्वल टू 21 + x डिवाइड बाई 11 + x। इस तरीके से जब उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको एक ट्रिक सिखा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 संख्याएं हैं, तो पहली 2 संख्याओं को इस तरीके से लिख लीजिए, 30 बटे यहाँ पर 15, और बाद के दोनों संख्याओं को भी इस तरीके से लिख लीजिए, यानी 21 बटे यहाँ पर 11। प्रत्येक में x जोड़ा जाए या फिर प्रत्येक में x घटाया जाए, दोनों के लिए ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 30 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, 9। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 15 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ गया। ठीक है, अब आपको कहाँ का डिफरेंस देखना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, किसी दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए हम इसको ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30 में से 15 घटाएंगे यानी कि 5 का डिफरेंस, सॉरी 15 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 15 का। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखना है, इसमें नहीं देखना, इन दोनों में से किसी एक में ही आपको डिफरेंस देखना है। चाहे इसका डिफरेंस ले लीजिए चाहे इसका डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसका डिफरेंस देखना है, तो यहाँ कितना, 9 - 4 यानी कि 5 का डिफरेंस। यहाँ कितने का अंतर है दोस्तों, 15 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है। दोनों अंतर को आपको बराबर करना है, बस इतना ध्यान रखना है, इसको नहीं चेंज करना है ना, इसको छूना भी नहीं है। जो कुछ भी करेंगे यहाँ करेंगे। अब यहाँ इस 5 को 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 तियाँ ये हो जाएगा 27, और 4 यहाँ पर 3 से नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 तियाँ 12। तो 3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर 15 का आ गया होगा, 27 - 12 15 हो गया, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15। तो दोनों जगह का डिफरेंस आपको बराबर कर लेना है। अगर पहले से डिफरेंस बराबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप साफ साफ देख रहे होंगे कि यहाँ से 30 में कितना जोड़ा गया तो 27 आया, और 15 में कितना जोड़ा गया तो यहाँ पर 12 है। एक्चुअली में यहाँ पर घटाने पर 27 मिलेगा भाई। 30 में 3 घटाएंगे तो 27 मिलेगा, 12 में 3 घटाएंगे तो 15, यानी घटाया कितना जा रहा है, 3 घटाया जा रहा है। तो अगर हम कहेंगे कि जोड़ा क्या जाएगा तो -3 जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ा जा रहा था, यहाँ पर x जोड़ा जा रहा था, यही x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई देखिए ना, 30 में हम क्या जोड़ दें, अब आपको अच्छे से ही समझा देते हैं। 30 में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो हमें 27 मिल रहा है, तो हमें कितना मिल रहा है, 27। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 27 में से 30 घटा देंगे यानी कि -3 आ जाएगा। तो जो जोड़ा जा रहा था यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, -3। अगर ये पूछा जाता कि क्या घटाया जाना चाहिए तो यहाँ पर 3 हो जाता। तो x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन वाली चीज़ें सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होता है, अंदर वालों को मल्टीप्लाई, यानी दोनों बीच वालों को मल्टीप्लाई, यानी कि y × y कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू बाहर का मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करिए। x की वैल्यू कितनी है, -3, यहाँ रखिए, तो 6 × -3 यानी -18 हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ देखिए, यहाँ -3 रखेंगे तो -3 × 3 यानी -9, और ये -9 है ही, तो -9 का 18 हो गया। तो ये हो चुका है हमारे पास 18, माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो y² की वैल्यू 18 × 18 यानी y की वैल्यू सीधे 18 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 18 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। y ग्रेटर देन 0 भी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेहतरीन ट्रिक है। इसको आप लोग जब यहाँ पे बोला जाए x घटाया जाता है या फिर x जोड़ा जाता है, तो दोनों कंडीशन में आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़िए।
अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके सवाल पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला सवाल है दोस्तों। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस वाला सवाल होता है वो सवाल है। अब इसको करने का सबसे सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं, चाहे 3 साल का दे दे चाहे 2 साल का दे दे, यहाँ पर तो खैर 2 साल का दिया है। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल के, यहाँ पर 2 साल छूट गया था, 2 साल के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर वो 797 रुपये दिया है। तो वह धनराशि निकालनी है, यानी मूलधन हमको निकालना है। ठीक है, आपको तरीका बता रहे हैं। तरीका क्या है यहाँ पर? तरीका ये है, ठीक है, क्या करना है, अगर 2 साल का पूछा जाए, ठीक है, 2 साल का पूछा जाए तो एक रेशियो याद रखना है आपको। 2 साल का पूछा गया तो 2 और यहाँ पर 1। अगर 3 साल का पूछा जाए तो 3 साल का तो शुरू में 3 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1, लास्ट में 1 लगाना ही लगाना है। अगर 4 साल का पूछा जाए तो 4 साल के लिए दिया गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो शुरू में तो 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और लास्ट में 1 लगाना ही लगाना है। ऐसे ही 5 साल का भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि 5 साल का इतना आता नहीं है, बट यहाँ पर इतने ही आ जाते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। तो क्या बोला गया है, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ये जो पहला वाला है इसको छोड़कर बाकी का जो बचेगा वो हमारा अंतर होगा। जैसे अगर 3 साल का बोला जाए तो 3 साल का ये जो दोनों टोटल मिलाकर होंगे, ये दोनों है ना, ये दोनों आपके क्या होंगे, 3 साल के सीआई और एसआई के अंतर होंगे। अगर 2 साल का बोला गया है तो ये वाला जो है ये सिर्फ, क्योंकि पहले वाले को तो छोड़ना है, तो 2 साल के सीआई एसआई का अंतर ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल ही दिया है। ऐसे अगर 4 साल का बोला जाता तो 4 साल के सीआई एसआई का अंतर इतना टोटल हो जाता है ना। करना कैसे इसको ये समझना, 2 साल का दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रेट के पास देखना है। रेट कितना है, 100% है। हम लोग अपने मूलधन 16% है, हम अपने मूलधन को 100 रुपये मान लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा सारी चीज़ें। मान लीजिए कि हमारा मूलधन 100 रुपया है। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज कितना बनेगा, 16% बोला ना, 16% वार्षिक ब्याज दर। तो 100% का 16% ब्याज कितना होगा बताइए, तो 100 का 16% 16 ही होगा। तो पहले साल बना यहाँ पर 16, फिर इसके बाद अगले साल इसका 16% बने, क्योंकि हमारा रेट कितना है, 16% ही है, तो ब्याज का भी ब्याज न बनता है। तो अगले साल क्या हो जाएगा, इस 16% का 16 का भी 16% ले लेंगे, यानी ब्याज का भी ब्याज। तो 16 का 16% अगर निकालेंगे, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, तो 256/100 यानी कि 2.56 हो जाएगा कि नहीं। तो अगले साल यहाँ पर ब्याज हो गया 2.56। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। ये वाला जो होगा यही हमारा 2 साल के सीआई एसआई का अंतर होगा। तो 2.56 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। यही अंतर आपको एक्चुअल में कितना दिया है, 797, तो ये हो जाएगा 797। ठीक है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हुआ यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 797, और नीचे डिवाइड का 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 256 आ जाएगा। ये 1 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 100 की वैल्यू निकल पाएगी। क्लियर है, और यही हमारा मूलधन होगा, क्योंकि मूलधन हमने 100 यूनिट माना था। अब इसको डिवाइड करना है दोस्तों। डिवाइड जब तक नहीं करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आने वाला है। और आंसरवा जो है बहुत क्लोज दिया है ना, तो बहुत क्लोज दिया है, तो हमको यहाँ पर पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा। पहले डिवाइड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई जैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, काट देते हैं इसको 16 से, है ना, 16 से ऊपर भी 16 से नीचे भी। तो नीचे अगर 16 से काटेंगे तो 16 हम 256 यानी 16 आएगा, ऊपर 16 से काटिए तो 16 85 यानी कि 16 चौके यहाँ पर 64 हो जाएगा, है ना। तो बचा यहाँ पर 15। ठीक है, 15 बचेगा। 79 माइनस 64 अगर करेंगे तो 15 बचेगा, तो 7 मतलब 157 हो गया। तो 157 तो कितनी बार जाएगा, 16 का पहाड़ा, 16 नहीं, 144। ठीक है, तो 9 बार चला गया, है ना, तो 144 हो गया। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 और 1, फिर ये वाला 0 आ जाएगा तो 130 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, तो 16 8 बार जाएगा तो 128 आ गया। 128 आ गया तो मतलब 2 बचा यहाँ पर। ठीक है भाई, 130 में से 128 घटाएंगे 2 बचेगा। तो जब यहाँ पर 2 बचा तो ये वाला अब 0 उतरेगा, है ना, सेकंड वाला, तो फिर यहाँ पर 0 हो गया।
तो अब यहाँ पर एक बार जाएगा, 16 एक कम 16 हो जाएगा, तो बचा यहाँ पर 4, तो फिर ये 0 आएगा तो 40 हो गया, है ना। तो 16 दूना 32, ठीक है, 16 दूना कितना हो गया 32 हो गया, तो 40 में से 32 घटाएंगे 8 बचेगा, तो 8 पर 0 ये वाला उतरेगा यानी 80 हो जाएगा, तो 16 पंचे 80 ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको फिर से 16 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 16 से काटिए, 16 तियाँ 48, ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, 16 तियाँ 48, बचा 1 तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो मतलब 16 एक कम 16, फिर बचा यहाँ पर 2 तो 21 हो जाएगा, फिर 16 एक कम 16 तो 21 था, 16 घटाएंगे 5 बचेगा, है ना, तो 21, हाँ ठीक है 5 तो 52 हो गया। फिर यहाँ पर 16 तियाँ 48 मतलब 4 बचा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा, तो फिर कितना हो गया यहाँ पर 45 हो गया ना, तो 16 कितना हो जाएगा 45 हो गया, तो मतलब 16 दूना 32 तो 45 ना, 16 तियाँ 48 मतलब लगभग 3 बार और जाएगा, ठीक है, तो लगभग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3 बार और चला जाएगा, तो 31,133 के अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालना था। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये देखिए 12वां सवाल एवरेज का है। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 था और बाकी विद्यार्थियों का औसत एवरेज जो है वो 62 था। कक्षा का औसत स्कोर निकालना, यानी कि सभी 30 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना था, ठीक है। 30 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पहले 12 विद्यार्थी थे उनका एवरेज कितना आ गया यहाँ पर 60 के बराबर। बाकी कितने बचे 30 थे टोटल, 12 घटा देंगे तो 30 - 12 यानी कि 18, तो जो शेष बचे हैं वो 18 हैं। 18 का एवरेज कितना है यहाँ पर 62 के बराबर, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं इनका ले लीजिए रेशियो ले लेंगे तो आसानी होगी कैलकुलेशन में। 6 से काटेंगे ये हो जाएगा 2 और इसको 6 से काटेंगे 3 हो जाएगा, तो देखिए कितना आ गया, मतलब 2 विद्यार्थियों का एवरेज 60 है तो टोटल कितना हो जाएगा 2 × 60 यानी 120 हो गया, है ना। 3 विद्यार्थियों को टोटल 62 है तो टोटल कितना होगा 6 × 3 = 18 यानी कि 186 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सबका एवरेज निकालना है, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम डिवाइड बाय नंबर, तो सम इन दोनों का करिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 और 12 30 यानी कि 306, डिवाइड कर देंगे कितना नंबर से, नंबर कितने हैं 2 और 3 यानी कि 5, तो यहाँ पर 5 विद्यार्थी टोटल हो गए, ठीक है। क्योंकि हमने रेशियो ले लिया है तो इसी तरीके से बनेगा। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए 5 से डिवाइड करने का मतलब है ऊपर 2 से गुणा करना। 306 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 612 हो जाएगा, 612 हो जाएगा और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, है ना, क्योंकि नीचे 10 बनेगा 2 से गुणा करेंगे तो 10 क्या करेगा एक अंक यहाँ पर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो x का मान कितना होगा। मध्यानुपात निकालने का आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भाई जैसे अगर 3 संख्याएं यहाँ पर समानुपातिक हैं a, b और c, तो बीच वाला हमारा मध्यानुपात होता है और बीच वाला यानी कि b, इस b का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि a × c के बराबर। हमें मध्यानुपात दिया है यानी कि b हमको वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 260 है, तो यहाँ पर रखिए, तो यानी 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, तो x इंटू कितना हो जाएगा x इंटू 338, ठीक है, 300 यहाँ पर 38। अब इसको काटा पीटी करिए, काटा पीटी नहीं करना है तो आप इसमें ds लगा लीजिए, डिजिटल सम। अगर इनका देखें तो 8 × 9 8 × 9, इसका 9 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 1 आ गया, सबका ds अलग अलग आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी ds लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगाइए ds, पहले ऑप्शंस का ds निकाल लीजिए। ऑप्शंस का ds पहले कितना आएगा 2 2 2, है ना, या फिर इकाई अंक भी लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं इकाई अंक, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 2 आ गया, फिर यहाँ पर 9 तो ये कट जाएगा, 8 × 9 आ गया, इसका 9 जहाँ पे हो जाता है उसको काट दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया 3, इसका ds 3 आया है, 9 कट गया 9 कट गया 1 बचा, इसका ds 1 आ गया। अब अपने इसका ds निकालना है, x की वैल्यू कितनी होगी 338 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ है 2 और 6 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, ठीक है, और 64 का मतलब ds कितना हो गया 1 हो गया, भाई 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है, और ये पूरा का पूरा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका ds निकाल के बताइए, 3 3 6 6 और 8 यहाँ पर 14, 14 का मतलब हो गया 1 और 4 यानी कि 5। अब देखिए दोस्तों नीचे आपका यहाँ पर भाई x की वैल्यू आ गई, नीचे यहाँ पर 1 बनाना है हमको ds, ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में एक डिजिटल सम होना चाहिए। तो 5 को 2 से अगर गुणा कर दें तो 5 दूना ये हो जाएगा 10 और 10 का मतलब हो गया 1, ठीक है, बन गया नीचे। तो यहाँ क्या गुणा किए हैं 2 ना, तो ऊपर भी 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। तो ऊपर का 2 आया है यानी x का जो भी डिजिटल सम होगा वो 2 आएगा, और 2 कहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला सवाल। रेलवे की जब क्लासेस चल रही थी तो ये वाला सवाल हमने आपको करवाया था, ठीक है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे,
ठीक है, कितने नींबू यहाँ पर 7 नींबू खरीदे। 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, है ना। 75% का लाभ है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4 होता है, यानी कि 4 में खरीद के 4 प्लस लाभ बोला है ना, तो 4 + 3 यानी कि 7 में बेचेगा। ठीक है, 4 रुपये का खरीद के 7 रुपये में बेचेगा, तब उसको 75% का प्रॉफिट होगा। अब बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पर कह रहा है 1 रुपये में 7 नींबू। ठीक है, 1 रुपये में यहाँ पर कितने नींबू, 7 नींबू, है ना। 1 रुपये में 7 लेमन्स। अब ये बताइए, हमारे पास इसमें 4 रुपये है भाई, 4 का खरीदा और यहाँ पर 7 में बेचा, ये आपका CP है और ये आपका SP है, यानी सेलिंग प्राइस है। तो अब ये बताइए, ये 1 रुपये दिया है, तो हम इसको 4 रुपये ना कर लें ताकि हमारा काम सिस्टम से हो जाए यहाँ पर। तो इसको 4 रुपये बनाइए, तो 4 रुपये में कितनी आएंगे बताइए भाई। 1 रुपये में 7 लेमन्स, तो 4 रुपये में 7 चौके 28 लेमन्स आ जाएंगे, है ना, 28 लेमन्स आएंगे। अब यहाँ पर इन 28 लेमन्स को वो 4 रुपये में ख़रीदा, तो 75% का लाभ लेने के लिए इन्हीं 28 लेमन्स को वो 7 रुपये में बेचेगा, यानी कि 7 रुपये में 28 लेमन्स यहाँ पर बेचेगा वो। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, क्योंकि इसमें पूछा है ना 1 रुपये में कितने बेचेगा, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा वो, 28/7 कर देंगे, तो 28 बटा के यहाँ पर 7 यानी कि 4 लेमन्स, तो 4 नींबू यहाँ पर बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगला सवाल पर। इस सवाल को देखिए, ये तो आपका सक्सेसिव वाला सवाल है ना। सक्सेसिव वाला यहाँ पर सवाल है, देखिए बड़े आसानी से ये बन जाएगा। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में यहाँ पर 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। पहले क्या किया गया, यहाँ पर 15% माइनस किया गया, घटाया गया तो माइनस हुआ। फिर क्या कह रहा है, 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि प्लस कर दिया 10%, है ना। तो सक्सेसिव वाला हिसाब किताब हो गया, है ना। कंटिन्यूसली यहाँ पर पहले घटा फिर बढ़ा, है ना। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, A + B और प्लस AB/100, बस यही आपको AB फार्मूला लगा देना है बस। तो A मतलब -15, ये हो गया -15, और B मतलब प्लस का 10, तो ये हो गया प्लस का 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा। 15 × 10 यानी 150, 150 का डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका -5, है ना, -5 और -1.5 यानी कितना हो जाएगा टोटल, -6.5 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितने का चेंज आएगा, -6.5% का, यानी 6.5%। ये माइनस क्या बता रहा है, कमी, है ना। तो कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, चलिए इस सवाल को देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, क्या बोला है, एक चतुर्भुज ABCD में AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है, AD यहाँ पर 12 है और AC = यहाँ पर 15 दिया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो एक सिंपल सा चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, इस तरीके से कैसा भी बना लीजिए अपनी मर्जी से। अब क्या कहा गया इसमें कि भाई नोटेशन कर दीजिए, है ना। A मान लीजिए, ठीक है, A, इसको B, इसको C और इसको यहाँ पर D। क्या बोला गया कि भाई AB 17 है, तो A से B ये आपका 17 हो गया, है ना। BC आपका यहाँ पर 8 है, तो ये हो गया 8। फिर कह रहा है यहाँ पर कि AD जो है 12 है, तो A से D तक ये हो गया 12। CD आपका 9 है, तो ये हो गया 9, और AC 15 है। AC का मतलब डायगोनल, A से लेकर C तक ये आपका 15 है ना। तो इसको ले लीजिए 15। अब इसके वैल्यूज़ को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व अगर करेंगे तो देखिए, पहले इस ट्रायंगल में देखिए, 8 है, 17 है और 15 है। 8, 17, 15, 8, 17, 15 अगर है तो ये तीनों होते हैं दोस्तों ट्रिपलेट। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर = 17 का स्क्वायर, ये पक्का होता है। ठीक है ना भाई। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो जब ये ट्रिपलेट हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा, राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, सबसे बड़े वाले भुजा के सामने। सबसे बड़ी भुजा कौन है, 17 है, तो 17 के सामने यहाँ पर आपका राइट एंगल, भले ये नहीं दिख रहा है बट मान लीजिए ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद इन वालों को देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, 9 है, 12 है, 15 है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 81 करेंगे अगर तो आ जाएगा 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो 9, 12, 15 इस ट्रायंगल को भी अगर देखा जाए तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ट्रिपलेट हो गया 9, 12, 15, तो राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल बनेगा कहाँ पे, सबसे बड़ी भुजा के सामने, मतलब यहाँ पर, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालने नहीं आता है क्या, पूरा एरिया टोटल निकालना है। तो पहले इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया, दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे। इसका ट्रायंगल के एरिया कितना होता है बताइए, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर, ये वाला है, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके साथ वाले बेस और हाइट हो जाते हैं। तो A से लेकर D तक ये आपका बेस है 12,
इनटू हाइट, हाइट ये वाला बनेगा डी से लेकर सी तक यानी कि 9। तो ये पहले ट्रायंगल का हुआ, प्लस इसमें फिर से इस वाले ट्रायंगल का निकाल देंगे तो 1/2, फिर इसका भी बेस और हाइट देखिए। अब बेस कहाँ बनेगा, 90 डिग्री यहाँ है, तो ये 15 जो ए से लेकर सी तक, ये 15 आपका क्या होगा बेस इनटू हाइट, हाइट ये वाला बनेगा सी से बी तक यानी कि 8 हो गया। कैलकुलेट करिए ज़रा, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, ये 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो 6 नहीं हो, ये हो गया 54 और प्लस 15 चौके ये हो जाएगा 60, 60 60 120, 120 में 6 घटाएंगे 114 आ जाएगा, है ना। तो 114 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न था। आगे चलते हैं हम लोग अगला सवाल पर। ये भी एक बढ़िया सवाल है, हालांकि सिंपल सा सवाल है। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है, ठीक है। पुत्री की आयु यहाँ पर x मान लीजिए, तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, है ना। ये पुत्री की आयु है, तो राहुल की आयु यहाँ पर 3 गुनी हो जाएगी, 3x। कह रहा है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद दोनों की आयु कितनी कितनी हो जाएगी, दोनों में 8 जोड़ दीजिए, तो 3x में भी 8 और यहाँ पर x में भी 8 जुड़ गया। कह रहा है 8 साल बाद उसकी जो आयु है यानी कि राहुल की आयु ये वाली, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से, ये जो आयु है उसकी पुत्री की आयु यानी कि x + 8 के डबल से कितना, 5 साल अधिक। बस इसको सॉल्व करना है, राहुल की आयु निकालनी है ना। निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ हो 2x में 2 अंदर मल्टीप्लाई हो, तो 2x और ये 3x घटेगा तो 3x - 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 दूना 16, 16 और 5 यहाँ पर 21 और ये 8 उधर चला जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई देख लीजिए, 21 में से 8 अगर घटा दें तो 13, है ना, ये हो गया आपका 13, ठीक है। तो x की वैल्यू 13 आई है, मतलब कि उसकी पुत्री की आयु 13 आई है, जबकि उसकी आयु कितनी होगी, राहुल की 3 गुना होगी, तो 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा यहाँ पर। बस आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि राहुल की वर्तमान आयु पूछी गई थी। इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 हिस्सा, है ना, 2/3 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में, शेष दूरी तय करने में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। चाल आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम देखना है, शेष दूरी निकाल लीजिए, शेष समय निकाल लीजिए, बस इतना आपको काम करना है। ये बताइए कि 2/3 हिस्सा अगर वो चल लिया है, भाई 2/3 हिस्सा अगर, मतलब 3 में से 2 चल लिया है, तो बचाया कितना होगा, शेष कितना बचा होगा, 3 में से 2 चला है तो 1 बचा होगा, मतलब 1/3 हिस्सा उसका बचा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 519, बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 1/3 इसका, तो 17×3 = 51 और 3×3 = 9, 173 किलोमीटर बचा हुआ है। इस दूरी को तय करना है कितने समय में, शेष समय में। अब ये बताइए 2/3 हिस्से को अगर वो 5/7 समय में, तो टोटल टाइम हमारा कितना था 7 घंटे, इस 7 घंटे का 5/7 घंटे में वो 2/3 हिस्सा तय किया था, मतलब इस दूरी को, तो कितना 5 घंटे में, मतलब 5 घंटे में वो 2/3 किया था, तो बाकी जो बचा होगा वो आपका कितने घंटे में किया होगा, भाई टोटल तो 7 घंटा लगाना है, तो 5 घंटा यहाँ चला 2/3 में, तो 1/3 में कितना लगा होगा 2 घंटे, 7 में से 5 घटा देंगे 2 घंटे, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 2 घंटे का। बस यही निकालना था आपको। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, शेष दूरी 173, शेष टाइम यहाँ पर 2 घंटे, 173 का आधा 86.5 आ जाएगा, ठीक है, 86.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, वरुण प्लस यहाँ पर आशीष, ये कितने दिन में पेंट कर सकते हैं 3 दिन में। फिर कह रहा है वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, तो वरुण कितने दिन में 7 दिन में। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा, है ना। तो अभी तो एक हॉल की बात हो रही है, इफिशियंसी निकालिए, सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालना है, यानी कि टोटल काम करना है हमें एक हॉल के लिए, है ना। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 काम है ना, एक हॉल में मान लीजिए 21 काम है, तो यहाँ पर 21/3 यानी कि 7 और 21/7 यानी कि 3 हो जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, जहाँ पर वरुण अकेले 3 यूनिट काम करता है, तो आशीष कितना यूनिट काम कर रहा होगा बताइए। 3 तो अकेले वरुण कर ले रहा है, यानी कि ये 4 करेगा, तब दोनों मिलाकर 7 करेंगे, है ना। तो आशीष का अकेले का 4 हो गया, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब बड़े गौर से समझना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत एकदम बहुत ध्यान से। इसमें क्या है ना, अगर हम आपसे कहें कि भाई एक हॉल को, यहाँ पर एक हॉल में 21 ठो काम था, क्योंकि ये एक हॉल का ही बात हो रहा था, एक हॉल में 21 काम है, तो 4 हॉल ऐसे पेंट करने हैं, तो 21 चौके 84, है ना, 84 काम हो गया चारों हॉल का मिलाकर। इन 84 काम को एक दिन में वो 4
काम कर रहा है जबकि आशीष, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, इस 4 को डिवाइड कर देंगे तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, यहाँ पर 21 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 21 दिन का यहाँ पर समय लगने वाला है 4 हॉल को पेंट करने में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, आगे चलिए। ये सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का। अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा की वैल्यू 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी कितनी होगी, यानी कि पैर की दूरी कितनी होगी। देखिए, ये रहा आपका क्या, ज़मीन। ठीक है, ये रही आपकी दीवार, ये हो गई दीवार, इस पे एक सीढ़ी खड़ी हुई है इस तरीके से, है ना। ये जो सीढ़ी है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना रही है ना। अब कह रहा है tan थीटा जो है वो 15/8 है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब ये आपका लंब है तो लंब कहाँ है, ये वाला, मतलब ये आपका 15 है और आधार नीचे होगा यानी 8 होगा, तो ये आपका आधार यानी कि 8 हो गया। तो ये 8 है, ये 15 है, मतलब ये कितना होगा, 17 हो जाएगा। हमें पूछा क्या था, तो दीवार से सीढ़ी के पैर की लंबाई, अच्छा दीवार से सीढ़ी की ऊँचाई है ना, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की जो हाइट है, अच्छा ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना है यहाँ पर आपका 30 दिया है, जबकि 15 यूनिट आ रहा है, तो 15 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 30 मीटर है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो ये भी आपका डबल हो जाएगा, है ना। ये ना पूछा है दीवार से सीढ़ी के पैर, दीवार ये रहा, इसके सीढ़ी के पैर ये रहा, इसकी दूरी, तो 8 का भी डबल। कितना बहुत आसान सा प्रश्न था भाई, इसमें कुछ नहीं था, है ना। तो ये 16 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 2 गुना होगा, 16 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, मेंसुरेशन का। ये एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास डायमीटर 98 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको यहाँ पर व्यास निकालना है, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr², यही होता है 4πr²। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पर, एक तो पाई है ना, 4 1 5 और 8, मतलब 4 1 5 5 3 9। देखिए पहले देखते हैं यहाँ पर, मैं देखिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पर बताइए, आधा डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा, है ना, 49 सेंटीमीटर। तो ये तो चलिए ठीक है। अब ये जो पाई है इसको देखिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है ना। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें ट्रिक लगाएंगे। 22 का मतलब 11, 11 दूना 22, 11 मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें 11 मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा होगा, यानी 11 से कटने वाला नंबर। पहले चेक करते हैं, अगर 1 से ज़्यादा होगा 11 से कटने वाला तो फिर यहाँ पर दूसरा तरीका लगाया जाएगा। देखिए 11 से कटने का रूल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट को जोड़िए, यहाँ 3 1 4 और 4 हो गया 8, फिर यहाँ पर देखिए ये 8 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 8 और एक अल्टरनेट को जोड़ने पर 8 आया, फिर 8 और 0 यहाँ पर भी 8 हो गया, दोनों घटाएंगे तो 0 आ गया। 0 11 से कट जाता है ना, मतलब पहला ऑप्शन 11 से कटने वाला है। दूसरे को भी चेक करिए, यहाँ देखिए, यहाँ 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 0 9 हो गया, तो 9 - 9, यहाँ पर भी 0 आ रहा है दोस्तों, मतलब ये संख्या भी 9 से कटने वाली है, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग अपना तरीका देखेंगे। कितना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, है ना, 4 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर, तो 49 इंटू यहाँ पर 49 हो गया, 7 से काट देंगे, ये 7 बार में कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर इंटू 7 करेंगे 343 आ जाएगा, है ना भाई। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये है आपका, इसको ऐसा करिए, इसमें से 2 इसको दे दीजिए तो 8 बन जाएगा, मतलब ये हो गया 11 गुणे यहाँ पर 8 और मल्टीप्लाई, ये 49 इंटू 7 यानी कि 343, है ना, 343 ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 11 गुणे 8 3 24 बचा 2, 8 चौके 32, 32 2 34 बचा, फिर यहाँ पर 3, तो 8 3 24, 24 और 3 ये हो जाएगा 27। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। देखिए ये हो गया 4, फिर 4 4 यहाँ पर 8 यानी कि लास्ट में 84 आएगा। अच्छा फिर देखिए 7 और 4 11, 11 का मतलब 1, तो 184 लास्ट में कहाँ है, इसमें 284, इसमें 256, इसमें 204, ये रहा आपका, है ना। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को ना। आगे चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम शानदार प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0 और 3x² + 4x + 12 = 0 के दोनों मूल सार्व हैं, सार्व का मतलब कॉमन यानी कि बराबर हैं, ठीक है,
तो के का मान कितना होगा। दोनों रूट्स बराबर हैं दोस्तों, इसके भी दोनों रूट्स और इसके भी रूट्स मतलब आपस में बराबर हैं। जो रूट्स इसके आएंगे और इसके भी वही रूट्स आ जाएंगे, है ना। तो दोनों के रूट्स चूंकि बराबर हो गए तो रूट्स का जो सम होगा वो भी बराबर होगा, है ना भाई। अगर हम ये कहें कि इसका एक रूट 3 और 4 है, इसका भी एक रूट 3 और 4 है, मतलब 2 रूट 3 और 4 हैं, तो जब दोनों को जोड़ेंगे दोनों रूट्स, इसके भी 3 और 4 जुड़ के साथ, इसके भी 3 और 4 जुड़ के साथ, फिलहाल कह रहे हैं ऐसा हम, है ना। तो दोनों का जो रूट्स का सम है वो भी तो बराबर होगा। बस रूट्स का सम क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है और इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाता है, माइनस का b अपॉन a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाता है, c अपॉन a, है ना। ये तो सारी चीज़ें पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जाके जरूर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अलजेब्रा वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए इसको देखिए आप। तो दोनों के जो सम ऑफ रूट्स हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो दोनों के बराबर होंगे। पहले का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा बताइए यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, प्लस का के, तो यहाँ पर के अपॉन ए का मतलब 2, है ना। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, तो इसका a कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। अब इसका जो सम ऑफ रूट्स है यानी माइनस बी अपॉन ए, इसके माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, तो बराबर इसका भी माइनस बी अपॉन ए करिए, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है अपॉन यहाँ पर 3 हो जाएगा। बस आ गया आपका आंसर। यहाँ पे पहले तो माइनस से माइनस कटा, 2 उधर जाएगा, तो के की वैल्यू जो है वो 4 दुनाई के 8/3, 8/3 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। आगे चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो आपको दिया गया है 135। एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ठीक ना। एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रम का जो योगफल है वो कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ का सवाल, है ना। कुछ सवाल दोस्तों हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, जो बहुत ही सिंपल से सवाल थे उनको हमने छोड़ दिया है इस क्लास के अंदर, ठीक है। टोटल 30 सवाल एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं मैथ के, तो यहाँ पर कुछ जो बहुत सिंपल सवाल थे उनको यहाँ पर स्किप भी किया है हमने। देखिए संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है, तो एक संख्या हो गई यहाँ पर 5x और दूसरी संख्या मान लेंगे 3x, है ना। इनका एलसीएम कितना होगा बताइए। तो एलसीएम यहाँ पर क्या होता है बताइए। एलसीएम पहले कॉमन चीज़ को लिखिए, तो कॉमन यहाँ पर क्या है, x है, तो ये हो जाएगा, l निकाल रहे हैं पहले, है ना। कॉमन क्या है, x है आपका, फिर 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 15x आपका एलसीएम हो गया। अच्छा एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है, बस ये हो गया। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 135, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो x इंटू 15 यानी कि 15x और एचसीएफ x, इन दोनों को मल्टीप्लाई 135 है ना। तो 15 नहीं हो 135 यानी x² की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। 3 आ गई तो पहली संख्या कितनी होगी, 5 3 15, दूसरी संख्या हो जाएगी 9, है ना। क्या कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल। अच्छा यहाँ 3 रखिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 3 ये हो जाएगा 45, है ना, और ये आपका 3 हो जाएगा। इनके व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल का, तो इसका रेसिप्रोकल 1/45 है ना, और इसका रेसिप्रोकल 1/3, दोनों को हमें करना है। 45 इसको भी बना लीजिए, तो नीचे 45 बनाने के लिए 15, तो यहाँ भी 15, नीचे 45 है दोनों में, तो एलसीएम 45, 1 और 15 यानी कि 16, 16/45 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था, आगे चलिए। पाइप एंड सिस्टम का ये सवाल बढ़िया था, पूछा गया था। पाइप ए टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खोल सकता है। ए जो है क्या कर रहा है, 18 मिनट लगाता है भरने में। बी जो है पूरे भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली करता है ना। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है ना। पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो देखिए टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, है ना। 18 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना होगा, 18 पंचे 90 और 20 नहीं आएगा, 180 आ जाएगा, है ना। तो 90 का डबल 180, 180 टोटल यहाँ पर काम है, मतलब टोटल कैपेसिटी यहाँ पर 180 है, पूरा इतना ही यहाँ पर भरना है। तो 180/18 यानी कि 10, ए की इफिशियंसी 10, 180/20 यानी कि 9 आ जाएगा। लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी नेगेटिव में होगी, ठीक है। अच्छा जो खाली करने का काम करता है उसकी इफिशियंसी नेगेटिव लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने मिनटों में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। अच्छा शेष टैंक को बोला है ना। ये बताइए 6 मिनट तक तो ए खुला रहेगा, क्योंकि 6 मिनट बाद ना फिर बी को भी खोला जाएगा। तो ये बताइए कि पहले 6 मिनट में, है ना, खाली टैंक को, तो 1 मिनट में 10 यूनिट काम कर रहा है वो, पहला जो भरने का काम कर रहा है वो, तो 6 मिनट में कितना भर देगा यहाँ पर 60, काम इतना कर दिया, है ना।
अब ये बताइए कि पहले 6 मिनट में तो 60 यूनिट भर चुका है, ठीक है। टोटल भरना था कितना 180, तो 180 भरना था, उसमें से 60 यूनिट 6 मिनट में भर चुका है, यानी कि अब भरने के लिए बचा है यहाँ पर 120 लीटर, ठीक है। अब इस 120 लीटर को दोनों मिलकर भरेंगे। कैसे भरेंगे बताइए। पहला 1 मिनट में 10 यूनिट भरेगा और दूसरा, क्योंकि बी को भी अब खोल दिया गया है तो ये तो खाली करने का काम कर रहा है, मतलब 1 मिनट में ये 10 भरेगा तो ये 9 खाली कर देगा, यानी 1 मिनट में एक्चुअली 10 - 9 1 ही भराएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में सिर्फ 1 यूनिट मतलब 1 लीटर भराएगा, तो यहाँ पर 120 लीटर अभी बचा है भरने के लिए, यानी कितना टाइम लग जाएगा बताइए। तो 120 लीटर डिवाइड बाई टाइम, है ना, यहाँ पर टोटल वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम, हाँ ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 1 लीटर ये एफिशिएंसी है दोनों की, तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बन जाएगा आराम से सिंपली। अब ऐसे सवालों में आपको कोई ट्रिक के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल है, तो आप इसको सीधे सीधे फॉर्मूले से लगा सकते हैं। SI = PRT/100, ठीक है। बताइए वह अवधि यानी वर्षों में ज्ञात करना है, वह समय हमें निकालना है जिसमें 1200 की धनराशि 4% के रेट से यहाँ पर 2280 रुपये हो जाएगी, है ना। कितने समय में हो जाएगी, तो हमें टाइम निकालना है। देखिए 1200 रुपये था, वो हो गया है 2280 रुपये, यानी कि ब्याज कितना जुड़ा होगा, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है। तो 2280 में से 1200 अगर घटा दें हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1080 आ जाएगा। ये जो 1080 है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT/100, तो SI = P मतलब मूलधन जो कि 1200 है, इंटू रेट जो कि 4 है, इंटू टाइम नहीं पता, डिवाइड बाई 100, बस निकल गया यहाँ से, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 12 से ये कितना बार में कट जाएगा, 12 × 6 यानी 12 नहीं है 108, है ना, 90 आ गया। तो डिवाइड बाई 4 इधर आ जाएगा, तो 90/4 ये आपका समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। कितने वर्षों में देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से काटेंगे, 45 का आधा यहाँ पर, सॉरी 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 आ जाएगा, है ना, 22.5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस टाइप का सवाल हमने पहले शिफ्ट में भी देखा था। यदि 47,100 रुपये को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 और 1, है ना, पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा इसका, उसमें हमने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से। ये 2 और 1 होता है 2 साल के लिए। यहाँ पर रेट आपका 9% है ना। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पर 100 रुपये है। तो पहले साल कितना बनेगा, 9%, तो 100 का 9% यानी कि 9, ठीक है। फिर अगले साल फिर से वही चीज़, इसका भी 9% बनेगा, तो 9 का 9% कितना होगा, 81/100, है ना भाई। 9 का 9% यानी डिवाइड बाई 100, तो 81/100 बन जाएगा, 81 यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब ये जो पहला वाला होता है इसको छोड़कर बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारे CI और SI के अंतर होते हैं। मतलब अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा, ये आपका देख लीजिए 81/100 ही होगा, है ना। 81/100 × 1 तो 81/100 ही होगा। ये आपके 2 साल के CI SI का अंतर है, मतलब हमें यही वैल्यू चाहिए। हमें क्या दिया है यहाँ पर, हमें दिया गया है मूलधन, तो मूलधन 100 की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47,100 डिवाइड बाई 100, तो ये 100 की वैल्यू हुई। हमें इतने की वैल्यू चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 81 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। बस यही आपका CI SI का अंतर होगा। काट दीजिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, या फिर पहले 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 80 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो पहले लगेगा 0, 8 × 8, 8 × 7 = 56, यानी यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। फिर बचा 5, तो 8 चौके 32, 32 और 5 यहाँ पर हो गया 37, ये 80 हुआ। फिर एक बार और मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार और यानी कि 471 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा देखिए। तो यहाँ पर 1, ठीक है, फिर 8 और 7 15, यानी कि 51 आएगा लास्ट में, और डिवाइड बाई 100 होगा। तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.51 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। 0.51 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर।
दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, ये है मेंसुरेशन का। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है यहाँ पर। इसके आधार का व्यास यानी कि डायमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। पहले यहाँ पर हम आपको शंकु बना के बताते हैं। ये है दोस्तों शंकु, ठीक है। तो इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका यहाँ पर हाइट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते जाइए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपको डायमीटर 100 सेंटीमीटर दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दिया है 100, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी ये आपका 50 हो गया। फिर बोला गया तथा इसके आधार, अच्छा शंकु की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये हाइट हमें यहाँ पर चाहिए, है ना। ये होता है दोस्तों एल। एल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, है ना। अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ये फॉर्मूला वैल्यू दिया गया है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर इंटू एल। अब बताइए, ये चीज़ तो दिया गया है आपको, कितना है 6500, है ना, और यहाँ पर पाई इज इक्वल टू, ये है पाई, रेडियस आपको पता है 50 है, इंटू हाइट एल आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो 0 से तो पहले 0 कटेगा, पाई से आपका पाई कटेगा, 5 बार में ये भी कटेगा, मतलब 13 5 65, 130 आ गया। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितना आ गया, 130। ये वाला आपका 130 आ गया है। अब इसमें यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट लगा सकते हैं। देखिए 5 12 13, ये 50 नहीं, इसको 5 समझिए, ये 130 नहीं, इसको 13 समझिए, क्योंकि लास्ट में 1 1 0 ही है। तो 5 13, तो पक्का है कि ये आपका 12 होगा, मतलब यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, 12 यानी 120, ठीक है, क्योंकि इनमें भी 0 लगा था। तो हाइट कितनी हो गई, 120। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ट्रिपलेट्स अगर याद रहते हैं तो ऐसे सवालों को जल्दी लगा सकते हैं आप लोग। तीसरा सवाल देखिएगा, ये भी सिंपल सा ही सवाल है, भले इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। तो देखिए 20% यहाँ पर मेल हैं, 50% यहाँ पर फीमेल हैं, बाकी बच्चे कितने बचेंगे, 30%, क्योंकि टोटल 100% होना है। तो 20 और 50 70, 70 और 30 आपका यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। उनका औसत वजन आपको दिया गया है। इनका ले लीजिए रेशियो दोस्तों, तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। रेशियो लेंगे तो 0 0 0 तीनों जगह से कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पुरुषों का औसत वजन कितना है, मतलब एक पुरुष का यहाँ पर 45 kg है मेल का, एक फीमेल का यहाँ पर 60 kg है, और एक बच्चे का यहाँ पर औसतन 20 kg है। आपको क्या बोला है, समूह का औसत वजन, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले 0 0 इनको काटिए, है ना, ताकि हमको यहाँ कैलकुलेशन करते बने। अब देखिएगा एक का औसत वजन यहाँ पे 45 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 दूना 90, ये हो गया 90, 60 पंचे 300, यहाँ पर 20 दिया, ये हो जाएगा 60, है ना। तो टोटल एज सबका कितना होगा बताइए, तो 60 और 90 यानी 150, 150 और 300 यानी कि 450। तो 450 ये टोटल क्या हुआ, वजन हुआ। टोटल है कितने यहाँ पर, सम डिवाइड बाई नंबर, यही तो एवरेज होता है। नंबर कितने हैं, 2 5 और यहाँ पर 3, तो 3 2 5 3, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पर कितना आ गया, सीधे 45 kg। तो 45 kg इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आसान सा सवाल था, आगे चलिए। एसआई का सवाल है दोस्तों, साधारण ब्याज पर कोई राशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर, यहाँ पर बोला है स्वयं का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। मान लीजिए कि शुरू में 1 रुपये था, 12 साल में यहाँ पर 2 रुपये हो गया, ठीक है। तो ब्याज कितना बना है यहाँ पर, भाई देखिए ये मूलधन है, ये मिश्र धन है ना। तो ब्याज कितना बना होगा इसमें, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 1 रुपये जुड़ा होगा, है ना। 1 से भाई 2 हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ब्याज जुड़ा होगा, तब ना ब्याज कितना जुड़ा होगा, 1 रुपये, तब ना 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए, टाइम आपको मिल जाएगा। देख लीजिए SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो SI कितना है, 1 इज इक्वल टू P मतलब 1, मूलधन कितना माने थे 1, इंटू रेट आपको नहीं पता है ना, ब्याज दर ही पूछा है, रेट इंटू टाइम आपका 12 साल दिया है, तो यहाँ पर हो गया 12 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 100। देखिए तो ये जाएगा उधर, मतलब ये कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 100 और 12 नीचे आ जाएगा, मतलब 100 बटे यहाँ पर 12, तो 12 8 96, मतलब 8 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए में है, उसके अलावा तो कहीं है नहीं। इस तरीके से लगा सकते हैं इस सवाल को। बहुत ही सिंपल सा सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। इसको सवाल सॉल्व करने के लिए आप लोग सभी जानते हैं क्या तरीका होता है, अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर कर देते हैं। तो ये जो 17.4 है उसका 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो 17.4 यानी लिख सकते हैं इसको 174/10 इंटू यहाँ पर है 14, ये किसके बराबर होगा, बाहर की मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना हो जाएगा 3.5 का मतलब 35/10
और इंटू यहाँ पर इधर क्या है x है, तो यहाँ से सीधे सीधे x की वैल्यू आ गई 10 से, तो 10 कट जाएगा आपका, ठीक है। 7 से काटिए, 7 दूना 14 और 7 पंजे यहाँ पर 35 हो गया, ठीक है। अब सीधे सीधे यहाँ पर क्या करना है आपको कि भाई इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 17 दूना 34 और 4 दूना 8 और 5 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल करना है, 5 से डिवाइड करने का मतलब है ऊपर वाले का डबल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 48 का डबल 96 और 300 का डबल यहाँ पर 600, तो 696 आ जाएगा और एक अंक छोड़ के दशमलव, मतलब 69.6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। आगे चलिए, छठवां सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत खतरनाक सवाल है। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा। वह पहला पेन 70% के प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और 9% उसे छूट देनी पड़ती है। उसने दूसरा पेन 71% के प्रॉफिट में बेचा। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ, टोटल कितना प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर पहले पेन के बारे में अगर बात करें तो पहला पेन यहाँ पर 630 रुपये का था। पहले पेन का पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना का हुआ। तो प्रॉफिट पहले पेन में 70% का मिल रहा है, 70% यानी कि 7/10 है ना, 0 से 0 कट गया आपका, कितना हो जाएगा 7 या 21, फिर यहाँ पर 7 छक्के 42, 42 और 2 आपका 44, मतलब 441 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। तो बेचेगा कितने में, बेचेगा कॉस्ट प्राइस कितना था यहाँ पर 630 रुपये, ठीक है। 630 रुपये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट उसमें लिया यहाँ पर 441 रुपये, यानी कि सामान कितने का हो गया यहाँ पर देख लीजिए, 1 और 4 3 ये हो जाएगा 7 और 6 4 10, मतलब 1071 रुपये का सामान हो गया। लेकिन मोल भाव के चलते 9% का डिस्काउंट देना पड़ा उसको, किस पर, जितने का वो बना था, है ना। तो 1071 पर वो 9% का डिस्काउंट, तो पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए। तो 1071 का 9% यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि डिस्काउंट होगा 9% यानी डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो 9 एक कम हो जाएगा 9, फिर 9 सत्ते यहाँ पर 63 है ना, क्योंकि 0 है तो 63 लगा दिए, फिर 9 एक कम 9, डिवाइड बाई 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से लिख देते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका 96.39, ये हो गया इतने का डिस्काउंट। अच्छा, तो पहले पे प्रॉफिट ये और डिस्काउंट इतना का हो गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना हमको पता चल जाएगा एक्चुअल में कितना प्रॉफिट मिला उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरे का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है 722 रुपये है ना, और दूसरे पर प्रॉफिट कितना ले रहा है 71%, तो 71 बटा यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 70 से अगर 722 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 0, फिर 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, फिर 7 दूना 14 1 15, फिर 7 7 49 1, ये हो जाएगा 50, ठीक है। प्लस 1 से गुणा करेंगे 722 को तो 722 ही मिलेगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 100 है, तो कितना हो गया सीधे सीधे ये हुआ 2, फिर 2 और 4 यहाँ पर 6, नीचे 100 लगा है तो यहाँ पर पॉइंट लगाना जरूरी है, फिर 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, फिर यहाँ 1 और ये हो जाएगा लास्ट में आपका 5, मतलब 512.62 आ गया। तो दूसरे पेन पे इतना प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तो पहला हमारा प्रॉफिट कितना था यहाँ पर 441, उसमें से इतना घटाएंगे, है ना, 96.39 ये घटेगा क्योंकि इतना डिस्काउंट देना पड़ा उसको, और प्लस दूसरे का प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा 512.62। अब इसको जोड़ना घटाना है, जोड़ घटा लीजिए, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके पॉइंट के बाद 0 है ना, 0 0 है, तो देखिए पहले जोड़ा जाएगा, तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, प्लस प्लस वालों को देख रहे हैं, तो लास्ट में आएगा 2 और माइनस वाला है यहाँ पर 6 है ना, 1 सेकंड, यहाँ 9 है, सॉरी ये 9, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वाला है आपका 9, तो बताइए 2 में 9 घटाना है आपको, 2 में 9 कैसे घटेगा, इससे कैरी लेगा ना, तो मतलब 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आएगा, मतलब सबसे लास्ट में इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, और 3 सिर्फ एक जगह पर है इस ऑप्शन में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो आप पूरा जोड़ घटा के देख लीजिए, डी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बड़ा खतरनाक सवाल था ये। आगे चलिए, 7वां सवाल देखिएगा, ए बी सी डी के समांतर है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो है ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ में प्रतिच्छेदित करती है। जहाँ पे पी ई बी 56 डिग्री दिया है, तो पहले डायग्राम बनाइए, है ना। यहाँ पर 2 रेखाएं आपकी क्रमशः हैं, यहाँ पर समांतर हैं इस तरीके से, तो ये आपका ए बी है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी पॉइंट, फिर ये कह रहा है सी और इसको कह रहा है डी। अब एक रेखा पी क्यू है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पी ई बी आपका 56 डिग्री होना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से कटेगा आपका, है ना, इस तरीके से, ठीक है, काट दिया हमने। तो ये पॉइंट आपका P और ये हो गया Q, ये दोनों कहाँ कहाँ पे काट रही हैं, ये E पॉइंट पर काट रहा है
और ये यहाँ पर F पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अच्छा, अब कह रहा है कि ये जो एंगल है वो 56 डिग्री है, कह रहा है ना PEB, PEB आपका 56 डिग्री यहाँ पर है। अब बोला गया कि G जो है AB और CD के बीच एक बिंदु क्रमशः इस प्रकार है कि BEG 32 है और GFE 47 है, तो EGF का माप कितना होगा। यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट है ना, AB और CD के बीच में कोई एक पॉइंट है, इनको पहले मिलाइए इस तरीके से। ये कौन सा पॉइंट बना, यहाँ पर ये G पॉइंट है। अब बोला गया सबसे पहले देखिए यहाँ पर BEG, तो BEG मतलब ये वाला जो एंगल है वो 32 डिग्री है, क्लियर। फिर इसके बाद बोला गया कि GFE, तो यहाँ पर G कहाँ गया, GF और E, यानी ये एंगल आपको गिवन है कितना 47 के बराबर। बोला गया है कि EGF, तो EGF मतलब एक सेकंड, EG और F, ठीक है, ये वाला एंगल हमें यहाँ पर निकालना है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हमें ये एंगल मिल गया तो हमारा सारा काम हो जाएगा, यही एंगल हमें निकालना है। अब अगर देखा जाए तो ये तीनों एंगल मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 56 + 32 और ये वाला जो भी एंगल है, ठीक है, इन तीनों का सम कितना होगा यहाँ पर, तो 56 प्लस यहाँ पर 32 और प्लस यहाँ पर जो भी ये एंगल है, ठीक ना, इज इक्वल टू कितना होगा 180 के बराबर। तो यहाँ से जो इस एंगल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 180 में से इन दोनों घटा दीजिए, तो 180 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 और 5 3 8, मतलब 88 हो गया। तो पहले 180 में 80 घटाइए तो 100 पे आ गए, 8 और घटा दीजिए तो 92 पे आ गए, है ना, मतलब ये होगा आपका 92 डिग्री। ये वाला कितना होगा 92 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ये 92 डिग्री हो गया। अब हमें ये चाहिए, आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल के अंदर 180 होता है, तो 92 47 और ये वाला इसको मान लीजिए x, तो 92 और 47 कितना हो जाएगा 7 2 9 9 4 13, मतलब 139 और प्लस x जो है ये सब मिलाकर आपका यहाँ पर 180 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है 180 में 39 घटा देंगे 139, तो 41 डिग्री सीधे सीधे आ जाएगा। 41 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक करना है। इस टाइप का सवाल आपके शिफ्ट 1 में भी देखने को मिला था और उसको करने का हमने स्मार्ट तरीका आपको बताया था। क्या दिया गया है, 26 40 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। इसका तरीका हमने बताया था कि ये जो x है जो जोड़ा जा रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो 26 और 40 शुरू में दिया है तो आप ऐसे लिखिए 26/40 इस तरीके से। बाकी 22 और 34 दिया है तो इनको भी लिख लीजिए 22 डिवाइड बाई यहाँ पर 34, ठीक है। अब क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4 के बराबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर 6 के बराबर आएगा, है ना, 34 6, ठीक है। अब सीधे सीधे इनका डिफरेंस देखिए कितना का डिफरेंस आएगा यहाँ पर 40 में 26 अगर घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, है ना, तो ये हो गया आपका 14। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ये 14 इस डिफरेंस को छूना भी नहीं है, इतने के ही बराबर यहाँ पर डिफरेंस बनाना है आपको। तो 14 बनाने के लिए इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। 7 का ऊपर गुणा करना है ना, ऊपर और नीचे दोनों। तो 7 चौके ये हो गया 28 और नीचे हो जाएगा 7 छक्के यहाँ पर ये 42, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या जोड़ा गया है। तो 26 से 28 हो रहा है और 40 से यहाँ पर 42 हो रहा है, यानी क्या जोड़ा गया है, तो 2 जोड़ा गया है। 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा, 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा। यानी जोड़ने वाली जो संख्या है यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब सीधे सीधे इसमें रख दीजिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि बीच का मल्टीप्लाई यानी y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ 4x, तो x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14 14 और यहाँ पे आपका प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस सॉरी माइनस होगा, यहाँ पर देख लीजिए माइनस दिया गया है तो ये आपका माइनस है। तो अगर माइनस करेंगे यहाँ पर तो 7 दूना 14 और माइनस 6, 14 माइनस 6 यानी कि 8 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली 8 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगला सवाल पे। देखिएगा इस टाइप का सवाल हमने एक ठो किया हुआ है, ठीक है। शुरू में ही एक लंबवृत्तीय शंकु है तो शंकु यहाँ पर बना लीजिए, है ना। ये रहा हमारे पास शंकु, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कुछ इस तरीके से और यहाँ से ऐसे लंब खींच दीजिए। रेडियस आपको पता है, व्यास अगर 144 दिया है तो 144 का आधा कितना हो जाएगा 72, ये आपके पास यहाँ पर 72 है। अब बात करते हैं इसकी हाइट हमें यहाँ पर निकालनी है। यहाँ पर L हो जाएगा यानी कि स्लैंट हाइट। अब आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πr/l, है ना। तो यहाँ पर दिया कितना है 5400 पाई, ये जो होगा πr/l के बराबर होगा। पाई इंटू रेडियस आपका यहाँ पर 72 है इंटू यहाँ पर L हो गया। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे
पाई से पाई आपका कट गया, 27 दूना 54, नहीं तो 9 से काट दीजिए, तो ये 9 छक्के हो जाएगा 54, मतलब 600, 9 अट्ठे ये हो गया 72। तो एल की वैल्यू, अच्छा 8 से कट जाएगा क्या, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, ठीक है। 8 से इसको काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, यानी कि एल की वैल्यू 75 आ गई। ये वैल्यू आपकी 75 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ट्रिपलेट होता है वो होता है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 7, 24 और 25, ठीक है। 7, 24 और 25 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होते हैं। ये बेस, ये हाइट, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। अब इनका जो मल्टीपल होगा वो भी आपके ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े गौर से देखिए कि ये 72 है, ये 75 है, मतलब 24 का 3 गुना होता है, कितना 3 गुना होता है यहाँ पर 72, और 25 का 3 गुना होता है यहाँ पर 75, है ना। तो 72 और 75 तो दिया गया है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 21, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा, मतलब ये जो है ये आपका हाइट होगा, यानी 7 यूनिट की वैल्यू होगी, और 7 की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, 21 के बराबर। तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, बढ़िया सवाल। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 है, ठीक है। उसकी चाल कितनी होगी ये निकालना है। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि चाल जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस, टाइम आपको पता है 1 घंटे 5 मिनट, डिस्टेंस निकालना है। तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, यानी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो कितनी है, शेष दूरी का 4/3 है ना। तो यहाँ पर 4/3 दिया गया है, यानी कि ये शेष दूरी है, ठीक है। क्या बोला है, शेष दूरी का बोला है, तो उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। ये आपकी शेष दूरी है, और ये जितना ये वो दूरी है जितना वो चला है, ठीक है, अभी तक। अब ये बताइए, तो चला 4 और यहाँ पर बचा है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 यहाँ पर 7, और टोटल है कितनी दूरी यहाँ पर 37 किलोमीटर। तो 7 की वैल्यू 37 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37/7 किलोमीटर। चला कितना है यहाँ पर 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि चली गई दूरी हमें मिल गई, ठीक है, ये मिल गया। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, चाहे मत करिए, अभी बस रहने दीजिए। तो चली हुई दूरी ये रही आपके पास। तो चली हुई दूरी कितनी हो गई, 37 × 4 / 7, ये दूरी है। हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 1 घंटा 5 मिनट। इसको घंटे में बदल लीजिए, 1 घंटा और प्लस 5 मिनट का मतलब होता है 1/12, है ना। 5 मिनट का मतलब 1/12, कैसे, 5/60 करेंगे तो घंटे में बदलेगा, 5/60 यानी 1/12, मतलब 12 × 12, 13/12 हो गया ये। तो टाइम कितना हुआ, 13 / यहाँ पर 12। इसको कैलकुलेट करिए, ये 12 आपका ऊपर जाएगा। तो देखिए पहले 37 × 4 कर लीजिए, 3 चौके 12, 120, 7 चौके 28, 120 और 128, 148 आ जाएगा, है ना, 148। ये 12 आपका ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और नीचे आ जाएगा ये 7 और 13, भाई नीचे तो 13 ही रहेगा और ये 7 भी रहेगा, तो 13 7 यहाँ पर 91। कैलकुलेटिव है सवाल ये, 12 को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है दोस्तों, इसलिए इसमें DS नहीं लगा सकते। 12 × 96, है ना, फिर कितना बचा 9, 12 चौके 48, 48 और 9 आपका हो जाएगा 57, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 57 बचा 5, 12 × 12, 12 और 5 यहाँ पर 17, 1776 यहाँ पर 91 हो रहा है। इसको आप यहाँ पर देखिए, पहले तो एक बार जाएगा 91 × 91, तो कितना हो गया, इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाए, है ना, या फिर इसको मत हटाइए, ये वाला पोर्शन यहाँ पर हटा लीजिए। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं। देखिए 177 में 91 घटाइए तो बचा आपका 6, और 17 में से 9 गया तो 9 8 यहाँ पर 17, 86 बचा है। 86 पर ये आपका यहाँ पर 6 उतर आएगा। अब 91 का कितना गुना करेंगे यहाँ पर, 8 गुना नहीं 9 गुना, 9 गुना पे देख लीजिए, 9 गुना पे चला जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल चल जाएगा। अगर 91 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो चला जाएगा, ठीक है। तो 19 दशमलव कुछ आएगा, और 19 दशमलव कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं अगले सवाल पर। इसको देखें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। तो 10 मिनट में यहाँ पर एक पाइप जो है, मान लीजिए कि A नाम है उस पाइप का, वो भर सकता है 10 मिनट में, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरा पाइप है जो कि 20 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। ये खाली करने का काम कर रहा है, ये भरने का काम। दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा, 20, यानी 20 लीटर हमारा टैंक है। कह रहे हैं यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा, है ना, पूरी टैंक को। देखिए 20/10 यानी
यानी 2 होगा, 20/20 यानी कि 1 होगा। ये खाली कर रहा है, इसके लिए इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए 20 लीटर टोटल भरना है और 1 मिनट में अगर देखा जाए तो ये 2 भरेगा और ये खाली कर देगा, है ना भाई। 1 मिनट में ये 1 यूनिट काम कर रहा है लेकिन खाली करने का काम कर रहा है। तो 1 मिनट में पहला वाला 2 यूनिट भरेगा, 2 लीटर भरेगा और वो 1 लीटर खाली कर देगा। तो मतलब ओवरऑल कितना भराया है यहाँ पर, 1 ही लीटर भराया। तो ये 20 लीटर को 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर भरेंगे तो कितना मिनट लग जाएगा, 20 मिनट का यहाँ पर समय लग जाएगा। बहुत सिंपल सा आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, पूरा इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है, ऑप्शन से हम लोग मैच करने वाले हैं। a + b का होल स्क्वायर है, मतलब पहले x स्क्वायर वाले को चेक करिए। देखिए a स्क्वायर होगा मतलब 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ का कितना होगा आपका, देखिए तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया x का स्क्वायर, लेकिन इसके साथ माइनस लगा है तो माइनस आएगा। मतलब 4x स्क्वायर में से अगर हम x स्क्वायर घटाएंगे तो 3x स्क्वायर शुरू में बनेगा। 3x स्क्वायर कहाँ कहाँ है, इस वाले में है और इस वाले में, मतलब b ऑप्शन नहीं होगा, d ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आप यहाँ पर इस वाले टर्म को चेक करिए क्या होगा। इसका जो कांस्टेंट टर्म है क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और इसका कांस्टेंट टर्म 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। यहाँ लगा है माइनस तो होगा माइनस, यानी 8 आएगा। तो 8 कहाँ पर है, 8 आपके यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है। ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ये था इसमें, बाकी पूरा सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ा और समय लग जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का ये सवाल बड़ा खतरनाक दिख रहा है। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर यहाँ पर 74 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती हैं 28 मिनट के अंतराल पर। मतलब पहले एक ठो निकल गई होगी और उसके 28 मिनट बाद दूसरी निकली होगी, लेकिन दोनों की जो स्पीड है वो बराबर है 74 kmph 74 kmph की, ठीक है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा तय कर रही है। टैक्सी की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक व्यक्ति टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, आदमी की चाल कितनी होगी। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 28 मिनट में पहला वाला, भाई 28 मिनट बाद दूसरा शुरू करेगा दूसरी टैक्सी, तो पहला वाला 28 मिनट में कुछ दूर तो पहुंच गया होगा, वो दूरी हमको निकाल लेनी है। तो देखिए 28 मिनट में कितना दूर जाएगा, 74 की स्पीड से। तो स्पीड यहाँ पर 74, मान लीजिए कि दूसरा वाला यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड आपकी 74 है, इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। टाइम कितना है 28 मिनट, तो 28 मिनट यानी यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ना घंटे मिलेगा हमको ये, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था। काट लीजिए या फिर अभी इतना ही रहने दीजिए। तो ये रहा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। ये रहा डिस्टेंस कि 28 मिनट में पहला वाला यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और दूसरा वाला जो है 28 मिनट बाद जस्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा। चूंकि दोनों की स्पीड बराबर है ना, तो ये भी 74 की स्पीड से आगे बढ़ेगा अब, और ये भी 74 की स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो जब दोनों की स्पीड बराबर है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर बना रहेगा, यानी कि इतना ही बना रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस डी यहाँ पर बना रहेगा। अब इसमें बोला गया कि सामने से एक आदमी आ रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड हमको नहीं पता है, मान लीजिए कि x है, सामने से एक आदमी आ रहा है x की स्पीड से, और जब वो पहले वाले को मिलता है उसके जस्ट 10 मिनट बाद वो दूसरे वाले को मिलता है। मतलब वो जो आदमी यहाँ से यहाँ तक क्रॉस किया, पहले वाले टैक्सी से दूसरे वाले टैक्सी को क्रॉस किया, तब उसको 10 मिनट का टाइम लगा। क्लियर है, ये बात समझ गए। तो अब चूंकि इनका डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा है, तो मतलब इसी डिस्टेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको चलने में कितना समय लग जाएगा, ये 10 मिनट है। और जब टाइम आपको दे रखा है तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं स्पीड किसकी, आदमी की। अब बताइए रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगेगा। रिलेटिव स्पीड कैसे, भाई ये दोनों चल रहे हैं 74 की स्पीड से इधर, ठीक है। 74 की स्पीड से चल रहे हैं, ये उधर से आ रहा है x की स्पीड से। तो स्पीड चूंकि दोनों विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगा और विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा। तो इनकी स्पीड कितनी हो गई, 74 + x हो गई, है ना। रिलेटिव स्पीड 74 + x, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि इसी को कवर करेगा वो, तो यहाँ पर हो गया 74 × 28 डिवाइड बाई यहाँ पर 60, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम। तो डिवाइड बाई टाइम यहाँ पर कितना है, 10 मिनट का है, ठीक है। तो 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट का मतलब यहाँ पर डिवाइड बाई 60 कर देंगे, बस कट गया, है ना। 60 से ये 60 आपका कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। पहले हम लोग क्या करें कि 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
74 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसमें 2 गुना घटा देंगे, है ना। 28 को 30 - 2 लिख सकते हैं, 30 से गुणा करिए तो हो जाएगा 0 और 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 7 21, 21 और 1 यहाँ पर 22। उसमें से घटाना कितना है, 74 का दुगुना, 74 का दुगुना होगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा। घटा लेंगे, डिवाइड बाई 10 अभी आपको करना है। तो कितना हो गया यहाँ पर 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 11 है ना, 11 में से यहाँ पर 4 गया तो 7 हो गया, फिर यहाँ 1 बचा होगा मतलब 21, तो 21 में 1 गया तो यहाँ पर 20 हो गया, ये हो गया। डिवाइड बाई 10 करेंगे क्योंकि ये 10 बचा हुआ है तो इतना आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर, इस पूरे की वैल्यू 207.2 है और ये 74 उधर जाके घट जाएगा, यहाँ हो गया 74, है ना, ये हो गया 74। तो लास्ट में यहाँ पर 0.2 आएगा क्योंकि ये 0.0 है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 0.2 आ जाएगा और बाकी इनको घटाएंगे तो 7 में से 4 गए यहाँ पर 3 और 20 में 7 गया 13 हो जाएगा। तो 133.2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं अगला सवाल पे। इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ये रहा m, अब इसको निकालना है हमें। देखिए 29/4, 4/29 और यहाँ है 29/4, लेकिन इसके बराबर में आपको 4/29 दिया है, मतलब इधर वाले सारे बेस को हमको 4/29 में बदल लेना है क्योंकि उधर 4/29 है। आप सभी जानते हैं एक फार्मूला कि अगर a/b है और इसके पावर में कुछ भी दिया है, ठीक है, जैसे ही हम बेस को रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि b/a लिखेंगे तो यहाँ पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब -m, +m रहेगा तो -m और -m रहेगा तो +m हो जाएगा। चलिए, ये तो नहीं चेंज होगा, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये 4/29 जैसे ही होगा, है ना, 4/29 जैसे ही होगा, यहाँ पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा यानी -3। ये तो एज इट इज रहेगा 4/ यहाँ पर 29 और पावर में यहाँ पर 2 है। ध्यान से देखते जाइएगा, इसको भी चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 4/29 ये भी होगा तो इसका भी पावर यहाँ पर -11 हो जाएगा। अभी उधर वाले को रहने दीजिए, इनको सॉल्व करना है। 4 4 4 29 29 29 सब में 4/29 बेस आपका सेम है, तो जब बेस आपका सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। पावर जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -3 और +2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 और -11 यानी कि माइनस का यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, -12 इज इक्वल टू इधर कितना है आपके पास 4/29 और पावर में यहाँ पर है 9m + 7। क्या यहाँ 4/29 यहाँ 4/29 बराबर नहीं है क्या, बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल होने चाहिए, मतलब यहाँ से इसका पावर और इसका पावर दोनों को बराबर कर देंगे तो 9m + 7 इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ से हो गई, ये उधर चला जाएगा तो 12 और 7 आपका हो जाएगा 19, मतलब -19 डिवाइड बाई 9, 19/9 माइनस का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था, आगे चलते हैं। ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा नया बनाने का प्रयास किया गया है ना। पाइप एंड सिस्टम का है। 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए जो है और बी ये क्रमशः ये 9 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी एलसीएम आपका 18 आ गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में टोटल कैपेसिटी कितनी दी गई है 3700, 18 की वैल्यू यहाँ पर 3700। बड़े ध्यान से देखते जाएगा, सवाल तगड़ा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। बहुत ध्यान से देखना, ये 18 है, 18/9 करेंगे तो एफिशिएंसी 2, 18/6 करेंगे तो एफिशिएंसी 3। ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, ये 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। ठीक है, हमको भरना कितना है, अगर इसको देखा जाए तो देखिए 3700 की वैल्यू आपका 18 है, हमें 6400 लीटर भरना है, तो 6400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, इस 37 को नीचे ले आइए, है ना, तो 18 यहाँ पर हो जाएगा 3700। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई हमें 6400 की वैल्यू चाहिए, तो 6400 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 64, इतना भरना है हमें। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और यहाँ पर कुछ तो कटेगा नहीं, कटेगा जब नहीं तो ऊपर है 18 इंटू यहाँ पर 64 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 37। अब बड़े ध्यान से देखना है, हमको इतना ही भरना है, हमको इतना ही भरना है और 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भरेंगे, ये 2 यूनिट ये 3 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट भरेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी, इतना भरना है डिवाइड बाई यहाँ पर दोनों की इफिशिएंसी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो बस 18 गुणे यहाँ पर 64 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 37 और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 37 पंचे बस आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ तो कटेगा नहीं और आपके ऑप्शन उसी तरीके से दिए गए हैं। अच्छा 1 सेकंड, ठीक है, 8
चौके 32, मतलब नीचे तो आपका 185 आएगा, फिक्स है, 185 सभी में दिया है। यूनिट डिजिट लगाइए, 8 और 4 यानी 8 चौके 32, ऊपर आपका 2 आना चाहिए शुरू में। यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 2 सिर्फ इसी में है, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी 1152 डिवाइड बाई 185 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये तो आपका सीधे सीधे रेशियो का सवाल है। क्या दिया गया है, x बटे वाई 2/5 है, ठीक है। x डिवाइड बाई वाई यहाँ पर कितना है, 2/5, क्लियर है। फिर कह रहा है y बटे जेड, y डिवाइड बाई जेड जो है वो आपका 4/7 है, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू 5 है, यहाँ y की वैल्यू 4 है, नाइंसाफ़ी हुई, दोनों को बराबर करिए। 4 और 5 कैल्शियम 20 होता है, 20 दोनों को बनाना है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको 20 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, अब बराबर हो गया। y की वैल्यू 20 यहाँ भी है, y की वैल्यू 20 यहाँ भी है, तो z की वैल्यू 7 पंजे 35 और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिए बड़े ध्यान से समझना है। कह रहा है 15,120 को एक्स वाई जेड तीनों में वितरित किया जाता है, तो एक्स वाई जेड की सबकी धनराशियाँ बतानी है। देखिए टोटल कितना होगा, एक्स है आपका 8, वाई है आपका 20 और जेड है आपका 7 पंजे 35, तो टोटल रेशियो में कितना हुआ, 20 और 8 28, या फिर ये हो गया 55। 55 को अगर हम लोग जोड़ दें 8 से, तो 8 5 13 यानी कि 63, तो 63 हुआ। और 63 टोटल रेशियो में 63 हुआ टोटल पैसा, और एक्चुअल में टोटल पैसा कितना है यहाँ पर 15,120, ठीक है। 63 की वैल्यू ये हो गई, तो हमें सिर्फ एक का निकालना है क्योंकि सब अलग अलग दिया गया है, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड कितना है यहाँ पर 35 है, या फिर सबसे सिंपल आपको 8 दिख रहा है ना, नहीं 35 से लगा लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कट जाएगा। 35 की वैल्यू यानी जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखिए 15,120 बटे यहाँ पर 63, ये हुआ एक यूनिट का वैल्यू। हमें चाहिए यहाँ पर 35 की, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से कटेगा 5 बार में, 7 से कटेगा 9 बार में, ठीक है। ऊपर वाले को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, हाँ 9 से कट जाएगा ये, तो 9 1 कम 9 बचा 6, तो 61 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, है ना, तो 16 और फिर यहाँ पर 5 आएगा, मतलब 16 पंचे 80, 80 से तो ज़्यादा ही आएगा, मतलब 8,000 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि भाई ये 1600 और कुछ होगा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 है, तो 16 पंचे ये कितना होगा, 80 से तो ज़्यादा ही आएगा। 80 मतलब कि 8,000 से ज़्यादा ही आएगा, और 8,000 से ज़्यादा जेड वाली जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू, क्योंकि हमने जेड की वैल्यू निकालनी, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर देखिए 8,000 से कहाँ ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका हो जाएगा। बस हो गया, बाकी पूरा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, तो आराम से आंसर आ जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम प्यारा सा सवाल, x² - 2x + 13 = 0, इसका विविक्तकर कितना होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि d, ये होता है दोस्तों b² - 4ac। ये सभी आप लोग बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं, ठीक है। हमको ये भी बताना है कि कितने रियल रूट्स होंगे, रियल सोल्यूशंस होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए, b का मतलब -2, तो -2 का स्क्वायर होगा b² - 4ac। a का मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a1 हो गया, इंटू c का वैल्यू यहाँ पर 13 है, तो ये हो गया 13। -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और माइनस यहाँ पे 13 चौके ये हो जाएगा 52। ये कितना आया, माइनस का यहाँ पर 48, और -48 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी और कहीं भी नहीं है। अच्छा, जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आता है, ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, तो वहाँ पर कोई रियल रूट नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर 0 से बड़ा आएगा डिस्क्रिमिनेंट आपका, तो वहाँ पे 2 अलग अलग रूट मिलेंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू कहीं 0 आ गई, तो फिर दोनों रियल रूट तो होंगे लेकिन बराबर होंगे दोनों, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आया है। क्लियर है ना, आगे चलिए। ये सवाल है सांख्यिकी का यानी स्टैटिस्टिक्स का। क्या दिया है, 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में
अंक जो हैं x और ये सब कुछ दिया गया है, जहाँ x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है, x है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, y हैं। यहाँ पर आपको x दिया गया है और यहाँ पर y दिया गया है, ठीक है। अंकों का जो परास है, परास का मतलब होता है रेंज, जो रेंज दिया गया है और औसत अंक यानी एवरेज मार्क्स वो क्रमशः 70 और 64 है, यानी रेंज आपका 70 है और औसत एवरेज आपका 64 है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझना है आपको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, गौर करिएगा। परास का मतलब समझिए, रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, y है, पहले ही बोल दिया है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, x है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा रेंज होगा, और रेंज दिया कितना है, 70 के बराबर। y माइनस एक्स आपका 70 होगा, ठीक। अब बात करते हैं इनके एवरेज के बारे में, ठीक है। एवरेज कैसे निकालना है, हमारे पास जो वैल्यू दी गई हैं उन वैल्यू को अगर देखा जाए तो पहले तो डायरेक्टली जोड़ लीजिए, है ना। एवरेज की वैल्यू, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। 12 विद्यार्थी हैं तो डिवाइड में 12 होगा, लेकिन सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा सबको। तो पहले तो x को लिख लीजिए, है ना, x, और फिर यहाँ पर ये वाला y है, इसको लिख लीजिए, प्लस बाकी सबको देखिए। बाकी सबको अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए 8 और 5 13 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 13 और 6 19, 19 और 8 27, है ना, 9 8 17 27, 27 और 3 30, 30 5 35, 35 1 36, 36 और 9 हो गया 45, 45 और 3 48, 48 और 0 48 से रहेगा, ठीक है। तो 48 का यहाँ पर 8 बचा 4, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 आपका 27, 27 और 6 33, है ना, 33 और 8 41, 41 और 7 यहाँ पर 48, 48 और 8 56, 56 और 8 आपका हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 हो गया टोटल यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा 648। ये जो डिवाइड बाई, अच्छा एवरेज है, डिवाइड बाई 12 करेंगे और ये एवरेज दिया गया है आपको 64 के बराबर। तो x प्लस वाई यहाँ से कितनी आ गई बताइए, तो x प्लस वाई 12 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 12 चौके 48 का 8 बचा 4, 12 चौके 72, 72 और 4 यानी कि 76, 768 माइनस इसमें ये 648 घटा देंगे तो 648 आपका घट जाएगा। 76 में 64 घटाएंगे 12 बचेगा, है ना, यानी 120। तो x प्लस वाई 120 है और y माइनस एक्स जो है वो आपका 70 के बराबर दिया गया है। आप इसमें ऑप्शन का प्रयोग करिए, बहुत आसानी से आएगा। दोनों वैल्यू का सम 120 आना चाहिए। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 130 आएगा, ये वैल्यू नहीं होगा। इन दोनों को जोड़िए 6 आएगा लास्ट में, नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि 120 लाना है। इन दोनों को जोड़िए, देखिए 25 और 95 120 ये आएगा आपका। इन दोनों को जोड़ेंगे 120 नहीं आएगा, ये नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को, आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है दोस्तों, आराम से बन जाएगा, है ना। कह रहे एक शीर्ष मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के पैर से, पाद से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की हाइट कितनी होगी। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। कुछ इस तरीके से आपका बना गया है। क्या कह रहा है, 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, है ना, 30 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस वाली जो क्लासेस हमने करवाए थे वो उनमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया गया है दोस्तों। तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर सीख लीजिएगा। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर अभी आ रहा है ना, उसके लिए बहुत काम का चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो रेलवे वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। आ जाइए इस पर। क्या कह रहा है, जो बिंदु है, चलिए ये तो मीनार हो गया, मीनार से कुछ दूरी पर ये बिंदु है हमारी, है ना। तो बिंदु और मीनार के पाद की दूरी कितनी है, 48 मीटर, मतलब ये आपका 48 मीटर है। कह रहा है हाइट निकालना है, ये वाली वैल्यू। हमने आपको बताया था कि अगर ये 30 है, ये तो पता है कि 90 होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 90 होने चाहिए, तब ना तीनों मिलाकर 180 होगा। तो 90 और ये दोनों 90, 90 90 180। अब सभी को पता है कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट होगा तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, ठीक है। ये वाली जो होगी वो √3 यूनिट होगी। क्लियर है सभी को अच्छे से ना, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यूनिट में कितना आया है, √3 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में यही वैल्यू कितनी दी गई है, 48 मीटर की। तो √3 की वैल्यू 41 है, हमें हाइट पूछा है, मतलब 1 की वैल्यू पूछा है, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई यहाँ पर √3। इसको क्या करिए, रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो गया आपका 48 √3, है ना,
और नीचे हो जाएगा रूट तीन का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, तो ये हो गया 3, 3 से ये कट जाएगा 16 बार में, यानी कि सीधे सीधे हमारा जो आंसर है 16√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ना सभी को? आगे चलिए अगले सवाल पर। ये सवाल दोस्तों आसान सा है लेकिन लॉजिकल प्रश्न है। अतुल का वेतन 10,000 रुपये पर महीने है। वह 6,000 घर के किराए पर और 25 रुपये बिजली के बिल पर खर्च करता है। बाकी धनराशि उसकी बचत है। ठीक है, तो ये बताइए कि 6,000 खर्चा किया घर के किराए में और 2500 बिजली के बिल में, तो कितना बचा उसके पास? 6 और 2.5 यानी कि 8,500। टोटल 10,000 वो कमा रहा था, 10,000 में से 8,500 वो खर्चा कर दिया, तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी आ गई? 1,500 रुपया। भाई 10,000 में 8,500 घटाएंगे तो यहाँ पर 1,500 रुपये मतलब 1,500 रुपये पर महीने की सेविंग आ गई। ठीक है, ये सेविंग है। अब इसमें आगे पढ़िए, कह रहा है 1 साल है ना, 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। 1 साल में टोटल सेविंग निकालनी है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। देखिए, मान लीजिए कि टोटल 1 साल था मतलब 12 महीने, 12 महीने से जिस महीने में उसका बर्थडे था उस महीने का जो सारा सेविंग था उसने अपने जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। तो 1 महीने में वो कितना बचा रहा था? 1,500 बचा रहा था। इस 1,500 रुपये को उस महीने वो खर्च कर दिया जिस महीने उसका बर्थडे था, है ना। तो 1,500 रुपये खर्च हो गया 1 महीने का, तो बचाएगा कितना? हर महीने वो 1,500 रुपये बचा रहा है और 1 महीने का खर्च वो कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का बचा पाएगा वो। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर 16,500। 16,500 रुपये उसकी साल की 1 साल की बचत होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लॉजिकल था, अच्छा सवाल। आगे चलिए इस सवाल को देखिए। इस टाइप का सवाल हमने शिफ्ट 1 में भी कराया था। एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए, आपको एक फॉर्मूला बताया था, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो, वो होता है 100 - डी यानी डिस्काउंट अपॉन 100 + पी। ये होता है दोस्तों, बस निकाल लीजिए। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है? 25% से अधिक, है ना। क्रय मूल्य से 25% अधिक, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ये आपका सीपी है, क्योंकि क्रय मूल्य से बोला है तो जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है। कौन? अंकित मूल्य। तो इससे कितना अधिक? 4 से 1 अधिक हो जाएगा हमारा एमपी। एमपी कितना हो गया? 4 से 1 अधिक यानी 5। इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो सीपी कितना है? 4 है। एमपी कितना है यहाँ पर? 5 यूनिट है। इज इक्वल टू 100 - डी, डिस्काउंट कितना है यहाँ पर? 4 है, तो 100 - 4 यानी कि 96, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 100 + पी हो जाएगा। अब देखिए, इसको डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं। 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है? 96, है ना। तो कितना बार चला जाएगा? 4 दूना 8, 4 चौके 16, मतलब 24 गुना है ये। ठीक है, ये कितना गुना है? 24 गुना है। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर भी ये 24 गुना होगी, तो 5 × 24 कर देंगे अगर हम लोग, तो 120 आ जाएगा, है ना। देखिए, तो 100 + पी की वैल्यू 120 है। 100 + पी की वैल्यू 120 है, मतलब प्रॉफिट कितना आ गया? 120 - 100 20%। 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये चीज़, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देख लीजिए। बाकी के जो सवाल है दोस्तों वो यहाँ पर बहुत आसान थे, क्योंकि यहाँ पर एक शिफ्ट में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली हमने 23-24 प्रश्न किए हैं। बाकी के सारे सवाल वो जो बहुत आसान थे उनको हमने स्किप कर दिया है। पहला सवाल देखिएगा, मतलब ये वाला सवाल देखिए, क्या कह रहा है? 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य यहाँ पर 110 दिया गया है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाती है, अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है, तथा यहाँ पर शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो समांतर माध्य का नया मान कितना होगा? देखिए, 25 संख्याओं की टोटल वैल्यू कितनी होगी बताइए, क्योंकि माध्य का मतलब एवरेज 110 है ना। तो औसत ना, मतलब औसतन 110 है, तो 25 का टोटल कितना हो जाएगा? 110 × 25, 110 × 25 करेंगे 275। ठीक है, 275 यानी 2750 हो गया, है ना। अब कह रहा है यहाँ पर कि भैया इसमें बढ़ाया गया। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले 10 संख्याओं में 12.5 बढ़ाया गया, यानी टोटल कितना बढ़ा दिया गया बताइए। इसमें कितना बढ़ गया? 12.5 × 10 करेंगे, 12.5 × 10 करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये हो गया 125। ठीक है, तो 10 संख्याओं का टोटल 125 बढ़ गया। फिर कह रहा है बाकी के 10 संख्याओं में 15 बढ़ाया गया, तो 15 × 10 यानी कि 150 बढ़ गया टोटल।
ठीक है। और बाकी के 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं गया है, मतलब कि कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। डिवाइड बाई सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नया जो टोटल बनेगा ये बनेगा, और डिवाइड बाई हमारा 25 हो जाएगा, तो ये नया माध्य आ जाएगा। 25 से सब कट जाएंगे। देखिए 25 से इसको काटेंगे, 25 से ही मल्टीप्लाई किए थे इसको, तो ये 110 बना, है ना। 25 से इसको काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 छक्के 150, यानी कितना हो गया, 6 5 11 और 110, 110 और 11 मतलब 121 आ गया। तो 121 नया माध्य होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।